हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल एंड कॉम्पिटिटिव जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो कल के वीडियो में आप लोग देखे थे कि एसएससी जेई की तैयारी हम लोग कैसे करें, और उससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इतिहास के एक वीडियो था जिसमें हम लोग प्राग ऐतिहासिक और पाषाण काल के बारे में चर्चा किए थे। तो उधर आर्ट्स का टॉपिक हम लोग एक सीरीज वीडियो लेक्चर के साथ में क्लियर करते जाएंगे, और आज साइंस का एक सीरीज वीडियो लेक्चर शुरू हो रहा है जिसमें आज फिजिक्स स्टार्ट होगा। और इसी तरह से हम लोग पूरे जीके और जीएस पार्ट को क्लियर करेंगे। ये वीडियो लेक्चर केवल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, ताकि इसे पढ़कर केवल जेई ही नहीं किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग बैठ सकें और उसे क्लियर कर सकें। तो आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है साइंस, जिसमें फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग फिजिक्स को शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसे स्टैंडर्ड लेवल तक के हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि साइंस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे छूट ना पाए। साइंस साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जानना यानी कि नॉलेज। बहुत सारे कंपटीशन में हमसे ये पूछे जाते हैं कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइंस की उत्पत्ति सिंटिया नामक शब्द से हुई है। और ये भी पूछी जाती है कि सिंटिया किस भाषा का शब्द है, तो सिंटिया लैटिन भाषा का एक शब्द है, अर्थात लैटिन भाषा में सिंटिया का अर्थ होता है जानना। अर्थात यहाँ से हमारा डिफिनेशन निकल के आता है कि किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को जानना, यानी कि सिंटिया। सिंटिया यानी कि नॉलेज, नॉलेज यानी कि जानना, यानी कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ज्ञान को हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस कहते हैं। आप लोग साइंस के बारे में तो बहुत पहले से ही जान रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा साइंस को डीप से देखना चाहेंगे। तो साइंस का डिफिनेशन भी आप लोग जान गए, और साइंस की उत्पत्ति भी जान गए कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान के तीन भाग होते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक को देखेंगे तो आपको यहाँ पर साइंस का दो भाग, यानी कि साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस और भौतिकीय विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पतिक विज्ञान यानी कि जिसको इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में जियोलॉजी बोलते हैं। भौतिकीय विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट को भौतिक बोलते हैं, दूसरे पार्ट को रसायन यानी कि केमिस्ट्री बोलते हैं। हम लोग ये वाला डिफिनेशन भी गलत नहीं है। इसी जो पार्ट है इसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स हो गया, यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, और तीसरा पार्ट ये बायोलॉजी हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड रूप से स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर विज्ञान का मुख्य रूप से दो पार्ट मिलेगा पढ़ने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, वनस्पतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान। और भौतिकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और दूसरा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो ये भी गलत नहीं। आप अगर स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि आईएससी हो गया और उससे अपर लेवल का जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसमें तो ये दिया गया है, लेकिन जो नीचे लेवल का 9-10 के बैकग्राउंड से आप आए होंगे तो वहाँ पर आप विज्ञान का 3 पार्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग का नॉलेज के लिए इस बात को देख लिए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान की उत्पत्ति यानी कि साइंस की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द सिंटिया से हुआ है। सिंटिया का एक शाब्दिक अर्थ होता है जानना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो साइंस की उत्पत्ति सिंटिया नामक शब्द से, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जानना होता है। और यहाँ पर हम लोग साइंस के पार्ट के बारे में जान गए, साइंस का डिफिनेशन जान गए। तो फिजिक्स का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स
किसी वस्तु के भौतिक ज्ञान भौतिक विज्ञान के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, किसी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, यानी कि फिजिक्स कहलाता है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन वेरी इजी कहा जाए, बहुत ही सिंपल है। भौतिकी, तो यहाँ पर बस भौतिक विज्ञान, बस यहाँ पर भौतिक है, यानी कि भौतिक गुणों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। बट ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, ऊर्जा और उसके पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान की उस शाखा को हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का है। फिजिक्स को अध्ययन यानी कि स्टडी में सुविधा को देख करके फिजिक्स को भी 8 भागों में बांटा गया है। ऐसे कहीं कहीं पर आपको फिजिक्स को 5 भागों में, ऐसे फिजिक्स को मुख्य रूप से डिवाइड नहीं किया गया है, बट सुविधा अध्ययन की सुविधा के लिए फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स, दूसरा है ध्वनि जिसको साउंड के नाम से आप लोग जानते हैं, तीसरा ऊष्मा यानी कि हीट, चौथा प्रकाश यानी कि लाइट, पांचवा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, छठा है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, और सातवां है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, और आठवां है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और फिजिक्स को पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग पहला पार्ट यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स में देखते हैं, और हम लोग का मैकेनिक्स का आज का पहला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग मापन से स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, बस से लगभग 9 से 10 वीडियो के साथ। आप लोग सोचते होंगे कि हम बोर्ड पर लिखते क्यों नहीं हैं, तो हम आप लोग को टाइम को सेविंग को देख करके, टाइम को बचत के देख करके ऐसे लिखा जाए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को अच्छी से समझाने से की कोशिश करते हैं। फिजिक्स का पहला पार्ट यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स, यांत्रिक को इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं, और यांत्रिक का में सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज मापन यानी कि मेजरमेंट उठाए हैं, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मापन के बारे में हम लोग समझेंगे। मापन कुछ नहीं है, मापन बस एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुलना है। जैसे कि हम लोग चीनी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार 1 केजी का बटखारा होता है या 1 केजी का जो तौलने वाला होता है उसको एक तरफ तराजू के एक तरफ पालरे में रख देता है और दूसरे तरफ चीनी तौलता है और तुलना करता है। जब कांटा यहाँ पर सीधा आ जाता है तो समझ जाता है कि ये बराबर हो गया, यानी कि उस बटखारे के साथ में, यानी कि जो वजन करने वाला जो होता है उससे और चीनी के बीच में तुलना करता है। या फिर हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं दुकानदार को कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो मापने वाला रखता है और उससे माप करके हम लोग का कपड़ा देता है। तो इस तरह से ये एक तुलना है, मापन कुछ नहीं है, बस एक तुलना है। तो तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए जिससे हम लोग माप सके। जैसा कि हम लोग दुकान में गए तो 1 केजी चीनी मांगे तो उस 1 केजी चीनी के लिए 1 केजी का बटखारा ही चाहिए, ना कि हम कोई भी ईंट पत्थर रख देंगे या उससे तौल करके दे देंगे, तो उसमें कभी मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, कभी कम मिल जाएगा, कभी बेसी मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारा वैज्ञानिक लोग मिल करके स्टैंडर्ड बनाया, और उस प्री स्टैंडर्ड्स के साथ में हम किसी वस्तु को तुलना करते हैं, बस यही क्रिया मापन है। तो जिस स्टैंडर्ड के साथ में हम तुलना करते हैं उसको हम लोग मात्रक बोलते हैं, मात्रक। और जो ये प्रक्रिया पूर्ण हुई इस क्रिया को मापन बोलते हैं, यानी कि मात्रक के साथ किसी वस्तु का कंपैरिजन करना ही मापन कहलाता है। इस चीज को फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मापन कुछ नहीं है। मापन क्या है? मापन एक कंपैरिजन यानी कि तुलना है। एक वस्तु क्या होगा? जो प्री स्टैंडर्ड होगा। प्री स्टैंडर्ड वस्तु के साथ में किसी दूसरे वस्तु का कंपैरिजन करने की क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। जैसे कि हम लोग
कपड़े को मापते हैं तो एक मीटर होता है, जो लकड़ी होता है दुकान में दुकानदार रखता है, उससे हम किसी कपड़े को मापते हैं। इस क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। और इस क्रिया में जो प्री स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे कि वो लकड़ी हो गया मापने वाला, या अगर दुकान में जाते हैं तो 1 केजी चीनी खरीदना है तो जो 1 केजी का वजन करने वाला जो होता है, बटखारा जिसको बोलते हैं, वो मात्रक हुआ। और यह जो क्रिया हो गया, जब चीनी तौला गया या फिर कपड़ा जब हम खरीदने गए तो वो माप दिया, इस क्रिया को पूरा होने के बाद जो एक क्रिया हुआ इसको हम लोग मापन बोलते हैं। लेकिन अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग तरह के, यानी कि अलग अलग राशि को मापने के लिए, यानी कि अलग अलग तरह के पदार्थ को मापने के लिए अलग अलग तरह के मापन की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग को कपड़ा मापना है, और कपड़ा मापने के लिए हम लोग को कपड़ा मापना है, बोले कि 1 मीटर कपड़ा हमको चाहिए, और वहाँ पर प्री स्टैंडर्ड 1 केजी का बटखारा भी है, जिसको से हम लोग चीनी खरीदने की बात कर रहे थे। तो क्या उस बटखारा से हम लोग का 1 मीटर कपड़ा मिल जाएगा? या फिर हम किराना दुकान में चल जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि हमको 1 केजी चीनी चाहिए, और उसको पास मापने वाला 1 मीटर की लंबाई वाला लकड़ी होगा, वो उससे माप के दे सकता है नहीं? या फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उससे बुखार न पाना रहेगा, और वहाँ पर हम 1 केजी का बटखारा लेके जाएंगे तो नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि अलग अलग तरह के राशि, यानी कि अलग अलग तरह के चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग तरह के मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे हम लोग मात्रक को समझेंगे कि किस चीज़ को मापने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे पहले मात्रक के प्रकार आएंगे। मापन की क्रिया किस चीज़ से पूर्ण होती है? तो मापन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें मात्रक की ज़रूरत होती है, जो प्री स्टैंडर्ड होता है। हर एक जगहों पर ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ पर बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में हम लोग के लिए मात्रक के रूप में अगर 1 केजी का बटखारा यहाँ पर दूसरा है, और दिल्ली में चले जाएंगे तो 1 केजी दूसरा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जो पे प्री स्टैंडर्ड होता है हर एक जगह पर वही लागू होगा। ठीक है, तो मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। पहला मूल मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं इंग्लिश में, अगर जो जानना चाहते हैं वो ठीक है। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक में क्या क्या आता है? मूल मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक को समझेंगे। मूल मात्रक है क्या और ये व्युत्पन्न मात्रक है क्या, दोनों को समझने के लिए पहले हम लोग मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझेंगे। मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रक जो होता है अन्य मात्रक से स्वतंत्र होता है। यानी कि जो मूल मात्रक है, पहला ले लेते हैं लंबाई। लंबाई को मापने के लिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, आगे हम लोग समझेंगे। लंबाई को मापने के लिए, यानी कि लंबाई को मीटर में व्यक्त करने के लिए हमें द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता या क्षेत्रफल, आयतन, चाल किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो मूल मात्रक होता है ये मूल मात्रक आपका स्वतंत्र होता है। मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, इसे मापने के लिए किसी अन्य मात्रक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक को देखा जाए तो व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होता है। व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की जरूरत पड़ती है। यानी कि यह स्वतंत्र नहीं है। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं है और मूल मात्रक क्या है? स्वतंत्र है। मूल मात्रक क्या है? स्वतंत्र है। कैसे? मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी कि मापने के लिए, मूल मात्रक एक मात्रक है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की जरूरत पड़ती है। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मात्रक यहाँ पर क्या होगा? लंबाई का क्या मात्रक होगा? मीटर। और गुने ये चौड़ाई जो होगा, मान लेते हैं कि आयत ले लेते हैं, तो आयत का चौड़ाई भी कुछ लंबाई ही होगा। ठीक है, तो इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है,
तो मीटर गुने मीटर, यानी कि यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम लोग मूल मात्रक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से इसे अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कई सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जान चुके हैं कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि मान लेते हैं कि बोल देगा कि इनमें से कौन मूल मात्रक है, पूछ देगा कि इनमें से कौन मूल मात्रक है, और 3 व्युत्पन्न मात्रक दे देगा और 1 मूल मात्रक दे देगा। तो हम लोग इन 7 को अच्छे से याद कर लेंगे कौन मूल मात्रक है। तो पहला आते हैं लंबाई, यानी कि लेंथ। ऐसे भी हम लोग किसी चीज़ को, किसी वस्तु के लंबाई को मापते हैं। जैसे कि आयत हो गया, आयत की लंबाई हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से तो लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर। हम लोग की लंबाई मापा जाता है तो मीटर में मापा जाता है। कपड़े की लंबाई क्या मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। यानी कि लंबाई का मात्रक तो हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं है कि लंबाई की मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद संकेत क्या है मीटर को, तो स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। यानी कि लंबाई का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक वीडियो आएगा जिसमें हम एसआई मात्रक और बहुत सारे मात्रक है, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, इसके बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर अभी उतना डीप में नहीं जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लंबाई की मात्रक मीटर और इसका संकेत स्मॉल एम। ठीक है। दूसरा द्रव्यमान और भार में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है। द्रव्यमान को ही भार और भार को ही द्रव्यमान समझ लेते हैं, या कभी कभी द्रव्यमान को भार समझते हैं और भार को द्रव्यमान समझते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि द्रव्यमान यानी कि मास। जब हम लोग आगे फिजिक्स में बढ़ेंगे तो द्रव्यमान और भार को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। भार जो होता है अलग अलग जगहों पर बदल जाता है, और द्रव्यमान होता है जो कांस्टेंट यानी कि नियत होता है, इसे किसी भी स्थान पर ले जाने में यह नहीं बदलता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का मात्रक आप लोग देख ही रहे हैं कि किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत केजी। समय, टाइम, हम लोग घड़ी रखते हैं, घड़ी में देखते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और इसका संकेत स्मॉल एस है। विद्युत धारा ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी तार से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा 220 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित हो रही है, तो शक्ति ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम लोग याद कर सकते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अगला है ताप, यानी कि टेम्परेचर को मापा जाता है। टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन है, और इसका संकेत के है। आप लोग ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक सेल्सियस है। सेल्सियस कभी भी आप मिस मत करिएगा। टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। जब हम लोग टेम्परेचर यानी कि ताप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें टेम्परेचर में हम लोग केल्विन, र्यूमर पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है, बहुत सारा 3-4 पैमाना है, जिससे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, इसे कैपिटल के से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता से आप क्या समझते हैं? ज्योति तीव्रता यानी कि लाइट तीव्रता यानी कि कितना तेज है, उसमें इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो इसे भी मापा जाएगा। कहीं पर लाइट है बस कम मात्रा में है, और कहीं पर लाइट है और बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि काफ़ी तेज है। तो हम लाइट को कैसे माप पाएंगे? तो लाइट को तो ना मीटर में मापा जाता सकता है, ना किलोग्राम में, ना सेकंड में, ना एम्पियर में। तो लाइट को मापने के यानी कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD दोनों स्मॉल है, स्मॉल c और d से सूचित किया जाता है। अगला है पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको MOL लिखा जाता है, मोल। और मूल मात्रकों की संख्या आप लोग को याद हो चुका होगा कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कौन कौन है? तो लंबाई,
द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। इस तरह से आप लोग इसे थोड़ा सा समराइज कर लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए। ये मूल मात्रक है। इसके सिवाय दो संपूरक मात्रक है। दो संपूरक मात्रक है। पहला एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। तो दो संपूरक कोण है, पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसको आर डी, स्मॉल आर और स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। और दूसरा है घन कोण, जिसको हम लोग अस्टेरेडियन, जिसे एस आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि समतल कोण क्या है। किसी भी 2D डायमेंशनल में कोई भी एंगल बनता है, यानी कि एंगल को मापा जाता है किसमें, समतल कोण, यानी कि एंगल थीटा है तो ये क्या है, थीटा रेडियन में मापा जाता है। यानी कि जो कोण है 2D प्लेन पर जो भी कोण बनेगा वो समतल कोण होगा, ठीक है। उसको रेडियन में मापा जाता है। जैसे कि आप लोग डिग्री जानते होंगे, तो इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट में देखा जाए तो कोण का मात्रक क्या, रेडियन होता है। उसके बाद घन कोण क्या होता है, ये घन कोण एक प्रकार का कोण ही है। घन कोण भी एक प्रकार का कोण ही है, लेकिन इसका उपयोग थ्री डायमेंशनल के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी कि थ्री डायमेंशनल में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको हम किस चीज़ से मापते हैं, तो एस्टेरेडियन, जिसे एस आर से, यानी कि स्मॉल एस और स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। स्मॉल एस और स्मॉल आर से एस्टेरेडियन को सूचित किया जाता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, ठीक है। मूल मात्रक हम लोग देखें और उसका मात्रक और संकेत देखें। उसके बाद संपूरक मात्रक देखें तो दो संपूरक मात्रक हैं, पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। इसके बाद हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को समझेंगे। व्युत्पन्न मात्रक की बात किया जाए तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बहुत सारी है। यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देखेंगे, समझेंगे। और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे कि मूल मात्रक जो होता है स्वतंत्र होता है, दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता है, यानी कि यह स्वतंत्र नहीं रहता है, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। आइए तो देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, कुछ प्रमुख जो यहाँ पर हम लिए हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई भी कुछ लंबाई ही होता है, इसका भी मात्रक होता है मीटर। यानी कि ये मूल मात्रक और ये मूल मात्रक, दो यहाँ पर दो मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ी ये क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक के लिए। तो हम मीटर मल्टीप्लिकेशन होकर मीटर स्क्वायर हो गया। इस मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी कहा जाता है, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आयतन की बात किया जाए तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई का मात्रक भी हो गया मीटर, चौड़ाई भी कुछ लंबाई ही होगा तो इसका भी मात्रक हो गया मीटर, और ऊंचाई भी कुछ लंबाई ही होगा, इसका भी मात्रक हो गया मीटर। यानी कि यहाँ पर हो गया मीटर क्यूब। इसको घन मीटर कहते हैं, ठीक है। इसे घन मीटर भी कहा जाता है, यानी कि आयतन का मात्रक क्या हो गया, घन मीटर, ठीक है। इस तरह से यानी कि यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि व्युत्पन्न मात्रक को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है स्वतंत्र नहीं होता है, मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, ठीक है। आगे चाल प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। जब हम लोग गति चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर चाल, वेग आदि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में ऐसा करेंगे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बल है। बल को ऐसे भी आप लोग जानते हो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोला जाता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग बल को अच्छे से डिफाइन करेंगे
और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये बल फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कम आता है बल से, लेकिन फिजिक्स को जब समझने की कोशिश किया जाए तो बल ऐसा ऐसा जगह पर इस तरह से कॉन्सेप्ट लाता है कि हमको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसलिए हम बल को बहुत अच्छे से आगे आने वाले पार्ट में समझेंगे। इसके बाद आवेग है। आवेग बहुत कम समय अंतराल में कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर लगता है, उसे आवेग कहते हैं। आगे फिजिक्स के पार्ट में इस सबको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा बता रहे हैं कि आवेग क्या होता है। तो बहुत कम समय अंतराल में कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसको आवेग कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो बैट, कोई उधर से बॉलिंग किया, इधर से बैटिंग किया, तो बैट के द्वारा बॉल पर बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा बल अप्लाई किया जाता है। इसे यह आवेग का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे आने वाले पार्ट में। इसके बाद दाब है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल उसकल भी होता है, लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं होता। हम यहाँ पर एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। उसके बाद ऊर्जा है, एनर्जी। एनर्जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, इसी को जूल कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी का बहुत सारा मात्रक होता है कि किलोवाट आवर, मेगावाट आवर। तो वो हम लोग फिजिक्स के आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद है शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, इसी को वाट कहते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले पार्ट में इस सभी चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आज तो इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धति और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो मापन से आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल मापन चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेंगे। और कल आप लोग को हिस्ट्री का दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल हो गया था। कल के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को दिया जाएगा हिस्ट्री आर्ट्स वाले पार्ट में। और इस साइंस वाले पार्ट में कल मापन को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं और क्लियर किए जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे इस न्यूटन टेक्निकल एंड कम्पिटिटिव जोन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।